हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसने 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। हमारे जो पिछले वीडियो थे उनमें हमने बलबन के बारे में अध्ययन किया था और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन किया था। हम देखते हैं कि बलबन जो है उसके दिल्ली सल्तनत के अंदर 2 कार्यकाल रहे। एक प्रधानमंत्री के रूप में जो 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा और इस समय नासिरुद्दीन महमूद जो है वो शासक था। इसके बाद में 1266 ईस्वी से और 1287 ईस्वी तक बलबन सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन रहा। और जब हम देखते हैं कि 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई तो इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अमीर थे उनमें खिलजी अमीर और तुर्की अमीर, इन दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ और अंत में जो है खिलजी अमीरों को विजय प्राप्त हुई। बलबन की मृत्यु के बाद राज्य में तुर्की और खिलजी अमीरों में षड्यंत्र बढ़ गए और साथ ही प्रभुत्व के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। बलबन के बाद में सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी नामक खिलजी सरदार को आरिज मुमालिक के पद पर यानी सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया और इस बात से तुर्की अमीर नाराज हो गए, क्योंकि वे खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जबकि वास्तव में खिलजी जो है तुर्की थे। ये तुर्क थे खिलजी जो 10वीं शताब्दी से पूर्व तुर्किस्तान से आकर अफगानिस्तान में बस गए थे। खिलजी प्रदेश में आकर के बसे थे और अफगानिस्तान में रहने के कारण इन्होंने यहाँ की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था, इसलिए इन्हें तुर्कों की बजाय अफगान कहा जाने लगा था, जो कि वास्तव में ये तुर्क ही थे। तो तुर्की अमीरों और खिलजी अमीरों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी प्रभुत्व के लिए, उसमें अंततः खिलजी अमीरों को सफलता प्राप्त हुई, जब जलालुद्दीन खिलजी जो है आरिज मुमालिक के पद पर नियुक्त किया गया कैकुबाद के द्वारा। 1290 ईस्वी में यही जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद के पुत्र क्यूमर्स का वध करके दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और यहीं से खिलजी वंश की नींव पड़ी। इसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या की थी। उस समय वो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली पर जब तक अलाउद्दीन का अधिकार नहीं हो जाता तब तक वो वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं था। दूसरा, जनता अभी भी उसको हत्यारा समझती थी और सिंहासन का अपहरणकर्ता मानती थी। तो ये भी अलाउद्दीन के समक्ष एक समस्या थी कि किस तरह अपने आप को एक वैध सुल्तान साबित करे। तीसरा, पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोल आक्रमणों का भय था। हिंदू सरदारों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और ये अलाउद्दीन के लिए बड़ी चुनौती थी। दूसरी बात करें हम दिल्ली पर, तो दिल्ली पर अभी भी मृत सुल्तान की विधवा मलिका जहान का कब्जा था, जो अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित करके और उसकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी। तो अलाउद्दीन के लिए दिल्ली पर अधिकार करना भी जरूरी था। जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो जलालुद्दीन का बड़ा लड़का अरकली खां, जो मुल्तान का सूबेदार था, उसको उसकी माँ ने बुलाया दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए, लेकिन वो दिल्ली नहीं आया। फलस्वरूप माँ बेटे को अलाउद्दीन खिलजी से निपटना पड़ा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। मुल्तान और सिंध जो है अरकली खां, जो जलालुद्दीन का पुत्र था, उसके अधिकार में था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा जो दुश्मन था और इसको हराना अलाउद्दीन खिलजी के लिए जरूरी था। तो ये भी एक चुनौती थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दूसरा, हम देखें कि लगभग 90 वर्षों के दीर्घ शासन के बाद भी तुर्क सुल्तान उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाए थे। विंध्याचल के दक्षिण का कोई भी प्रदेश मुस्लिम आधिपत्य में नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है जरूरी था अपनी सत्ता को साबित करने के लिए। देवगिरी के यादव शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय
और उसको अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया था, लेकिन अलाउद्दीन के लौटते ही यादवों ने अपनी शक्ति और स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया था। जहाँ तक बात करें राजपूत रियासतों की, तो ये अभी भी स्वतंत्र थी। इनमें चित्तौड़ और रणथंबोर राजपूत की जो शाखाएं हैं वो सबसे प्रमुख थी। मध्य भारत में मालवा, बुंदेलखंड, बंगाल, बिहार वस्तुतः स्वतंत्र थे। इसी तरह दक्षिण भारत में हम देखें तो द्वार समुद्र के होयसल, वारंगल के काकतीय और मावर के पांड्य राज्यों ने अभी तक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम भी नहीं सुना था। इसलिए अपने आप को वास्तविक रूप से शासक बनाने के लिए, सुल्तान बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन राज्यों के ऊपर अधिकार करना जरूरी था। अलाउद्दीन की अंतिम समस्या जो थी वो सल्तनत के लिए एक कुशल शासन प्रणाली की थी, ताकि साम्राज्य को जो है स्थायित्व प्रदान किया जा सके। अब बात करेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन ने अपनी समस्याओं पर विजय पाई। राजधानी दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्रों अरकली खां, कद्र खां और अहमद चक और उसकी विधवा मलिका जहान का वध करवा दिया, तो सिंहासन के दावेदारों को अपने मार्ग से हटा दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से धन वसूली शुरू की। उसने जो है सबसे पहले जिन अमीरों को उसने सोने का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया था, उन अमीरों से उसने धन की वसूली की। क्योंकि ये अमीर जो है कद्र खां जो था, रुकनुद्दीन इब्राहिम, उसका साथ छोड़ करके सोने के लालच की वजह से अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आ मिले थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे धन वसूला, क्योंकि ये मानता था कि जो एक स्वामी को छोड़ करके दूसरे स्वामी के पास में जा सकते हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उनको सजा देना, ये अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों के बारे में। उत्तर भारत में गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालोर प्रमुख राज्य थे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में नुसरत खां और उलूग खां को संयुक्त रूप से गुजरात अभियान पर भेजा, जहाँ पर बघेल राजा कर्ण का शासन था। राजा कर्ण जो है पराजित हुआ और वो जो है देवगिरी की तरफ भाग गया। अपनी बेटी देवल रानी के साथ में देवगिरी की तरफ चला गया, लेकिन उसकी पत्नी और जो राजकोष था वो शत्रु के हाथ लग गया था, जिसे लेकर के ये दिल्ली आ रहे थे नुसरत खां और उलूग खां। लेकिन जालौर के निकट जो है इस सेना में विद्रोह हो गया। 9 मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया, जिसको बाद में दबा दिया गया था। गुजरात विजय के बाद में अलग खां जो था उसको वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जो कि शक्तिशाली था, राजपूत किला था, उसके ऊपर आक्रमण किया। 1300 ईस्वी में नुसरत खां को भेजा, उलूग खां को भेजा और इनके नेतृत्व में उसने रणथंबोर को विजय करने का अभियान शुरू किया। लेकिन इन दोनों को सफलता नहीं मिली और इनको पीछे हटना पड़ा। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में खुद सेना लेकर के रणथंबोर आया और उसका घेरा डाल दिया। इससे पहले जो है नुसरत खां की मृत्यु हो चुकी थी। जब अलाउद्दीन सेना लेकर के आया तो इस समय यहाँ जो है रणथंबोर में हमीर देव का शासन था। लंबे समय तक घेरा चलता रहा, किले पर अधिकार नहीं हो पाया और इस पर अलाउद्दीन ने जो है छल से काम लिया। उसने हमीर के 2 मंत्रियों रणमल और रतिमाल को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया और फिर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने इन दोनों को मरवा दिया और उलूग खां को रणथंबोर का शासक बना दिया। इसके बाद में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय का अभियान किया और चित्तौड़ के दुर्ग को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस समय यहाँ पर गुहिल राजपूत वंश का राणा रतन सिंह शासन कर रहा था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया, जो लगभग 8 माह तक चला। अंत में राजपूतों और अलाउद्दीन की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन की विजय हुई। राणा रतन सिंह मारा गया तथा उसकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया और इस प्रकार चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया।
उसने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। इसी चित्तौड़ के संदर्भ में हम एक कथा पाते हैं 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत। उसमें हमें पद्मनी की कथा मिलती है, राणा रतन सिंह की पत्नी की। इसके अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का उद्देश्य रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मावती को प्राप्त करना था। लंबे घेरे के बाद भी जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली तो उसने ये शर्त रखी कि वो रानी पद्मनी को यदि दर्पण में देख लेगा शीशे में तो वापस लौट जाएगा। ऐसा किया गया, लेकिन जब रतन सिंह अलाउद्दीन को छोड़ने खेमे तक आया तो उसको बंदी बना लिया गया। इसके बाद में अलाउद्दीन जो है दिल्ली लौट गया अपने रतन सिंह को लेकर के। तो रानी पद्मनी ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने अलाउद्दीन के पास कहलवा भेजा कि वो उसके पास में आ रही है। वह अपने साथ में पालकियों में सशस्त्र सैनिकों को बैठा कर ले गई, जिन्हें उसने जो है रानी पद्मनी ने अपनी दासियों का नाम दिया। पद्मनी ने पहले राणा रतन सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वह बंदी राजा के पास पहुंची तथा साथ गए राजपूत सैनिकों ने राणा को कैद से मुक्त करवा दिया। तथा बादल के नेतृत्व में जो राजपूत योद्धा थे, गोरा और बादल, ये भी गए थे। तो बादल के नेतृत्व में दोनों को चित्तौड़ भिजवाया गया और गोरा ने जो है राजपूत सैनिकों के साथ में अलाउद्दीन की जो सेना थी, सैनिक थे, उनका सामना किया। इसके बाद में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा विजय का अभियान किया। अलाउद्दीन ने एक सेना आइन उन मुल्क के नेतृत्व में मालवा विजय के लिए भेजी। यहाँ पर महलक देव का शासन था। आइन उल मुल्क ने मालवा पर अधिकार कर लिया और अलाउद्दीन ने इसे ही मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके बाद में 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाणा पर आक्रमण किया। यहाँ पर परमार राजा शीतल देव शासन कर रहा था। शीतल देव मारा गया और शिवाणा पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का शासक बनाया शिवाणा का। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर पर अभियान किया। ये उसका उत्तर भारत पर अंतिम अभियान था। इस समय जालोर पर कान्हड़ देव शासन कर रहा था। अलाउद्दीन के जालोर पर 2 आक्रमण हुए, एक 1305 में जबकि वह असफल रहा, दूसरा 1311 ईस्वी में जब उसने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना जालोर आक्रमण के लिए भेजी। कान्हड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव युद्ध में मारे गए और जालोर जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में। समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार कर लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण को जीतने का निश्चय किया। अलाउद्दीन पहला दिल्ली शासक था जिसने दक्षिण को जीतने का प्रयास किया, किंतु उसने दक्षिण के राज्यों के प्रति उत्तर के राज्यों से भिन्न नीति अपनाई। उत्तर के राज्यों को तो उसने सीधा दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में ले लिया था, जबकि दक्षिण के राज्यों को उसने जीतकर उनके शासकों को लौटा दिया तथा नियमित कर लेकर के संतुष्ट हो गया था। अलाउद्दीन के जो दक्षिण पर आक्रमण हुए वे उसके प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए थे। दक्षिण के जो राज्य थे वो उनमें मुख्य थे देवगिरी का यादव राज्य था, उसकी राजधानी देवगिरी या दौलताबाद थी। दूसरा तेलंगाना का काकतीय राज्य था, इसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा होयसल राज्य था, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। और चौथा सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था, इसकी राजधानी जो है मदुरा थी। इन सभी पर केवल पांड्य राज्य को छोड़ करके सभी पर मलिक काफूर ने विजय हासिल कर ली थी और इस प्रकार दक्षिण भारत के राज्य भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता में आ गए थे। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति काफी सफल रही। केवल पांड्य राज्य को छोड़कर सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपना खजाना अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था।